स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इन सारे वीडियो के पीडीएफ्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक जंक्शन को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं खिलाफत आंदोलन 1915, 1916 होम रूल आंदोलन, 1917 नील की खेती का विरोध, 1918 मजदूरी दर बढ़ने का मुद्दा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नील की खेती 1917। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील की खेती 1917। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में नील के किसानों की समस्या के खिलाफ पहला सत्याग्रह किया था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनसे एक्स्ट्रा कर वसूला जाता था। और नील की खेती से पता है क्या होता है? नील की खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जिस ज़मीन पे नील की खेती होती है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उनसे अधिक कर वसूला जाता था। इसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? The directive principle of state policy in the India constitutions are borrowed from which country constitutions? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड और जापान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। डीपीएसपी का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो सामाजिक आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करता है। मतलब जब हमारा संविधान बना था तो अलग अलग देश से उसका जो है तत्व लिया गया था और उसको बनाया गया था। संविधान को बनने में 2 साल 11 वर्ष और 18 महीने लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, सॉरी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था सामाजिक आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद भी शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लाल किला की कोठरी में कैद किया गया था? किस स्वतंत्रता सेनानी को लाल किला की कोठरी में कैद किया गया था? हमारे ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान, सावरकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शाहनवाज खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहनवाज खान। आज़ाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खान को लाल किले में आज़ाद हिंद में कैद किया गया था। आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया था? आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया था? तो आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 46वां, 73वां, 42वां और 91वां। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 46वां। इसका राइट आंसर होगा 86वां, यानी 86वां। 2002 के 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा हो या फिर पिछले कौन से स्कूल से पढ़ा हो, ये नहीं। बच्चों को स्कूल में जाने के बाद उनको बिना टीसी के एडमिशन लेना और उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 121 जो है वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है और इसी में संशोधन किया गया था 86वें संशोधन में कि बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का कारण रही है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का कारण रही है? हमारे ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और महानंदा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा तीस्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीस्ता। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। तीस्ता नदी क्या है? तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के, भारत के कहाँ? सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। और इसका जो है, इस पे एक फैसला हुआ था, समझौता हुआ था कि 39% पानी भारत को मिलेगा और 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा, जिसको लेकर इन दोनों देशों के बीच में विवाद चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौल साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर किस स्थान पर है? चौल साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शन है मुदेर, तंजावुर, तिरची, कांचीपुरम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तंजावुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तंजावुर। राजराज चौल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजारेश्वर मंदिर कहा जाता है, तंजौर में स्थित है और यह दक्षिण भारत और श्रीलंका तक फैलाया हुआ है। ये दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक फैलाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं मेंटल, क्रस्ट, कोर और बाहरी कोर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्रस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। एक इस तरह का पृथ्वी का आकार होता है, इसमें ऐसे बना होता है। सबसे ऊपरी परत होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है बाहरी कोर और उसके बाद होता है इनर कोर। सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट, और सबसे नीचे होता है इनर कोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पवन वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पवन वाद्य यंत्र है? हमारे ऑप्शन है मृदगम, सारंगी, शहनाई और सितार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शहनाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शहनाई। शहनाई एक पारंपरिक भारतीय पवन वाद्य यंत्र है, जिसे विवाहों और शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। शहनाई कब बजाया जाता है? जब विवाह होता है या कोई शुभ अवसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या और उसके संरक्षण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। जब भी संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ होता है या फिर कोई उसके खिलाफ जाता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है और संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक भारत का लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आधुनिक भारत का लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है शाही महल, बंदरगाह, विश्वविद्यालय और मंदिर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बंदरगाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंदरगाह। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बंदरगाह क्या होता है? एक ऐसा स्थान जो पानी के किनारे पर स्थित होता है, जहाँ जहाज रुकते हैं, माल चढ़ाते हैं और उतारते हैं और यात्रियों को चढ़ाया उतारा जाता है, सी पोर्ट टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 76। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब हो गया कि जब संसद सत्र में राष्ट्रपति नहीं होता है तो तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है। जब संसद सत्र में नहीं होती है और तब तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वंदे मातरम गीत मूल्यतः किस पुस्तक से लिया गया? वंदे मातरम गीत मूल्यतः किस पुस्तक से लिया गया? हमारे ऑप्शन हैं गीता, आनंदमठ, गीतांजलि और भारत भारती। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा आनंद मठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे भारत गीत अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखी थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वंदे मातरम पुस्तक संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और किससे लिखा था? आनंद मठ पुस्तक में लिखा था। आप बताइए कि गीता किसने लिखा है? कमेंट में आंसर बताइए कि गीता के रचयिता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? हमारे ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 79। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51A। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके तहत अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भील जनजाति प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? भील जनजाति प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। भील जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले में दूसरी नंबर पे जो है वो भील जनजाति आती है। दूसरी नंबर पे भील शब्द से लिया गया है भील जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस गुफा में बुद्ध के जीवन की झांकियाँ चित्रित हैं? किस गुफा में बुद्ध के जीवन की झांकियाँ चित्रित हैं? हमारे ऑप्शन है अजंता, एलिफेंटा, एलोरा और बाघ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अजंता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजंता। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेखित है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ उल्लेखित है? पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में इन 4 प्रमुख मूल्यों का उल्लेख किया गया है। न्याय, कि सबको न्याय का अधिकार है, सबको सामान्य स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समान समानता का अधिकार है और बंधुत्व बनाए रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गंधक की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? गंधक की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? हमारे ऑप्शन है -2, +4, 0 और +6। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा +6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी +6। गंधक की सबसे स्थिर अवस्था +6 होती है जो H2SO4 में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1848, 1853, 1861 और 1857। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1853। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1853। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित है? भारतीय लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र की पारंपरिक और तेज गति वाली लोक नृत्य है। लावनी क्या है? महाराष्ट्र की पारंपरिक और तेज गति, मतलब जो बहुत तेज गति में किया जाता है, वो लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? हमारे ऑप्शंस हैं त्र्यंबकेश्वर, अमरकंटक, पंचवटी और महाबलेश्वर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से। अब बताइए कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है, और त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट में आप आंसर ज़रूर बताइएगा। सन 1937 में कांग्रेस ने पहली बार सरकार कहाँ बनाई थी। सन 1937 में कांग्रेस ने पहली बार सरकार कहाँ बनाई थी। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मद्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रास। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर मद्रास समेत कई प्रांतों में सरकार बनाई थी। चेन्नई को पहले मद्रास ही कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु किस केस में फांसी दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद केस, जलियांवाला बाग केस, लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी केस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी और उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बम विस्फोट और सैंडर्स की हत्या का आरोप उन लोगों पर लगाया गया था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अलग अलग जेल में तीनों को फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद में भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 44 और संविधान की प्रस्तावना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से मानना, बिना किसी पक्षपात के सारे धर्मों को एक समान मानना, एक साथ लेके चलना, उन पे किसी भी धर्म को मानने के लिए ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमारे ऑप्शंस है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति किस लोक नृत्य से संबंधित है। भील जनजाति किस लोक नृत्य से संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं घूमर, गरबा, गैरी और कालबेलिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गैरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैरी। गैरी नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा लिया जाता है और ये युद्ध शैली में किए जाने वाला लोक नृत्य है जो भाला लेके लोग नाचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 94। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष को बहुमत के आधार पर हटाने का प्रावधान है। मतलब अगर बहुमत के द्वारा अगर वोट दिया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली। हमारे ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, इसलिए उनको लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था और उनको पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है और इसके उल्लंघन करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है और एक्शन लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और सेतुंजरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साबरमती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साबरमती। साबरमती नदी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है और इसी कारण इसे जीवन रेखा कहा जाता है। मतलब गुजरात का जो भी जल आपूर्ति है वो इसी नदी से होती है, इसीलिए इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और साबरमती नदी से ही गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, यात्रा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार आता है? न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार आता है? हमारे ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार आता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय शब्द संविधान की किस प्रकार आता है? न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार आता है? हमारे ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कानूनी, नैतिक और आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, केवल सामाजिक और कानूनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में वर्णन किया गया है। मतलब न्याय को हर किसी की दृष्टि से देखना है, सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीलगिरी तितली किस राज्य का राजकीय तितली है? नीलगिरी तितली किस राज्य की राजकीय तितली है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। नीलगिरी तितली को 2018 में केरल राज्य की तितली घोषित किया गया था। नीलगिरी तितली को केरल राज्य की 2018 में राजकीय तितली घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नटराज की कांस्य की मूर्ति किस काल की है? नटराज की कांस्य की मूर्ति किस काल की है? हमारे ऑप्शन है मौर्यकाल, गुप्तकाल, चौलकाल और मौर्योत्तर काल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौलकाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चौलकाल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्तियाँ चौल साम्राज्य 9वीं से 13वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में बनी। नटराज की मूर्ति किससे संबंधित है? भगवान शिव से। नटराज की मूर्ति भगवान शिव से संबंधित है। उनके तांडव जो नृत्य करते हैं उस रूप में नटराज की मूर्ति जो है वो रहती है। और वो कांस्य की मूर्ति किस काल से है? चौल काल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और तापी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा, ऑप्शन बी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 संविधान में किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संघ राज्य संबंध, संविधान संशोधन प्रक्रिया और न्यायपालिका की शक्तियाँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संविधान का संशोधन प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जैसे कि किसी संविधान को हम गलत नहीं साबित कर सकते, संविधान को बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे कभी हाल ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, तो उसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। पहले जम्मू कश्मीर पे केवल उसके राज्य का राज रहता था, केंद्र सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर उसको पूरे देश में मिला लिया गया। तो इसी को हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? हमारे ऑप्शन है
1919, 1925, 1931 और 1935। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1925। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से सरकारी धन लूटा था। क्रांतिकारियों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से सरकारी धन को लूट लिया था। क्या किया था उन्होंने, सरकार की ट्रेन को, सरकारी धन को लूटा था 9 अगस्त 1925 को, जिसको काकोरी कांड कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। हमारे ऑप्शन है हिमालय, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अरावली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो भूगर्भीय दृष्टिकोण से 3500 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है, 3500 मिलियन वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कवित, सेव्य और छप्य किससे संबंधित है। कविता, सेव्य और छप्य किससे संबंधित है। संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा काव्य। इसका राइट आंसर होगा काव्य, ऑप्शन डी पोइट्री। ये शब्द हिंदी भाषा के काव्य छंद है, जो विशेष शैली में रचना हेतु प्रयोग किया जाता है। जो काव्य रचना के लिए प्रयोग किया जाता है, कविता लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं चुनाव सुधार, गरीबी रेखा, शिक्षा नीति और श्रमिक सुधार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गरीबी रेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गरीबी रेखा। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा को मापने की नई विधि 2009 में प्रस्तुत की थी। इसके तहत जो है भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से आते हैं, इसके तहत एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था 2009 में, जिसका नाम तेंदुलकर समिति रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1861 का। इसका राइट आंसर होगा 1861 का, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई थी, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इसमें क्या किया गया था, गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। कब, 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ का उच्चतम शिखर कौन सा है। नीलगिरी पहाड़ियों का उच्चतम शिखर कौन सा है। हमारे ऑप्शन है अन्नामलाई, डोटा बेटा, महेंद्रगिरी और साइलेंट वैली। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा सही। अजीब नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डोटा बेटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डोटा बेटा। डोटा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2337 किलोमीटर है। नीलगिरी जो पहाड़ी है वो अपनी जैव विविधता और पर्यावरणीय सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीलगिरी यानी नीले पहाड़ का पर्वत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। हमारे ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, झांसी का युद्ध और ग्वालियर का युद्ध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में वीरता दिखाई और 18 जून 1858 को ग्वालियर में युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गई थी। एक पोएम है ना, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो सरकार को सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करता है। क्या करने में? सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? हमारे ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, कोयला सुरेश, कर्ण सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुमी कपूर। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं प्रिंट हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो इन सब में से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कुमी कपूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमी कपूर। पत्रकार कुमी कपूर द्वारा लिखित यह पुस्तक 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी के दौरान की गई घटनाओं के अनुभव पर आधारित थी। जो भारत में इमरजेंसी लगा था ना, उसकी घटना इस पुस्तक में लिखी हुई थी, और इस पुस्तक को एक पत्रकार जर्नलिस्ट थे जिनका नाम कुमी कपूर था, उन्होंने लिखा था। क्या नाम था पुस्तक का? द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस है क्या क्या? भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है। यह एक प्रमुख हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,167 किलोमीटर है। जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। कहाँ पे है? नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप बताइए कि नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है? आप आंसर बताइए कि नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है, कमेंट में आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, सी.आर. राव, के खुराना, वेंकट रमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीजों और तकनीकों को भारत में लागू करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन ने योगदान अभूतपूर्व था। हरित क्रांति क्या था कि किसानों को उनके अनाज के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलना, बहुत ज़्यादा बीजों और खादों की सुविधा देना, सिंचाई की सुविधा देना, इसके लिए हरित क्रांति किया ताकि गेहूँ और चावल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, किसानों को सुविधा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मृदगम किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मृदगम किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। मृदगम दक्षिण भारत का एक प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है। विशेषकर तमिलनाडु में कर्नाटकी संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु में कर्नाटकीय संगीत में मृदगम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? हमारे ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे व्यापक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली और सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में। जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ क्षमता भी कहीं ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नचिकेता और यम की कहानी किस उपनिषद में वर्णित है? नचिकेता और यम की कहानी किस उपनिषद में वर्णित है? हमारे ऑप्शंस हैं ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का संवाद है। आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का संबंध है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे ऑप्शन है पतंजलि, भरत मुनि, वात्स्यायन, पाणिनि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है जो नाटक, नृत्य और संगीत की
विधाओं को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? नाटक, नृत्य और संगीत की विद्याओं को परिभाषित करता है। तो ये रहे हमारे जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @mockjunction को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।